नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सिस्टस कैनाडेंसिस के बारे में पढ़ेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर्स में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, जो भी पूछने बतलाने जैसा लगे कमेंट करें और अपने सभी साथियों के साथ जो भी बीएचएमएस या होम्योपैथ से किसी भी तरह का ताल्लुक रखते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें। इससे उन्हें भी फायदा पहुंचेगा और हमें तो फायदा पहुंचेगा ही। इसी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर में कहते हैं सिस्टस कैनाडेंसिस, यह एक सोरानाशक और गहरी क्रिया करने वाली दवा है। एंटीसोरिक मेडिसिन है, डीप एक्टिंग रेमेडी है। यह बहुत कुछ कैलकेरिया के सदृश ही है। कैलकेरिया कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ कैलकेरिया के सदृश है, मतलब कैलकेरिया के तरह का है, पर इसकी क्रिया कुछ कोमल होती है। इसमें भी परिश्रम से वही क्लांति, श्वास कष्ट, पसीना और ठंडक है जो कैलकेरिया में प्राप्त होती है। किसी बिगड़े और विशेष प्रकार के रोग को आरोग्य करने पर ही कोई दवा जबरदस्ती आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मुझे याद है जब पहले पहल सिस्टर्स ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, मैंने इसे समय समय पर अध्ययन करने के लिए अपनी सूची में लिख रखा था और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह एक तरफा सिद्धांत था कि एक 19 वर्ष की युवती मेरी दृष्टि में आई। इसके गले की गांठें बड़ी और करी थीं, खासकर कर्णमूल ग्रंथि। उसके कान से बदबूदार पीव निकलता था। उसकी आंखें प्रदाहित थीं और उनमें पीव हो रहा था। आंख के कोने फट गए थे, होंठ फटे थे और रक्त बहता था तथा अंगुलियों के सिरों पर एक तरह का पुराना अकौता यानी कि सॉल्ट रियूम हो रहा था। SALT सॉल्ट RHEUM रियूम, सॉल्ट रियूम हो रहा था। मैं उसे कैलकेरिया के योग्य रोगिणी न मान सका, यानी कि डॉक्टर केंट को ऐसा नहीं लगा कि वो कैलकेरिया की पेशेंट है। काफी अध्ययन के बाद यह दवा उचित और आवश्यक प्रतीत हुई। यद्यपि उसकी अच्छी बुरी बहुत ज्यादा होम्योपैथिक चिकित्सा हो चुकी थी, तथापि इस औषधि ने उसे आरोग्य कर दिया। ग्रंथियां प्रदाहित, फूली और पीप भरी रहती हैं। यह अस्थि छत यानी कि कैरीज लगना जिसे हम कहते हैं, यानी बोन में कैरीज लगना उत्पन्न करता है और पुराने जख्मों को आरोग्य करता है। इसमें गंडमाला की प्रकृति भी है। बढ़ी हुई ग्रंथियों के साथ पुराना अतिसार, माने ग्लैंड्स बढ़ा हुआ रहे और उसके साथ साथ पुराना क्रॉनिक डायरिया, यह संग्रहणी में लाभ करती है तथा उन मनुष्यों को भी लाभ पहुंचाती है जो थुलथुले, रोगियल और पीले तक हो रहे थे, जो सांस फूले बिना ऊपर नहीं चढ़ सकते, यानी कि अगर वो अपस्टेज चढ़ते हैं तो उनका सांस फूलना तय है। सभी श्लैष्मिक झिल्लियां मोटी, पीली आभा लिए हो जाती है। बदबूदार श्लेष्मा का स्राव होता है, इसलिए यह पुरानी और कष्टदायक सर्दी के लिए लाभदायक है। रोगी का वक्ष श्लेष्मा से भर जाता है तथा बलगम निकल जाने के बाद उसे आराम मिलता है, पर वक्ष खाली होने पर वक्ष में खाल उधरने का भाव आ जाता है। इसमें उद्भेद, भैंसिया दाद, विसर्पिका, पपरी जमे उद्भेद, हाथ तथा अंगुलियों के सिरों पर पुराना अकौता, जारे में तथा ठंडे पानी से धोने पर उंगलियों का फटना और खून बहना प्रभृति लक्षण है। माने ये सारे ही लक्षण आपको सिस्टस कैनाडेंसिस में देखने को मिल जाते हैं। और इसमें से कुछ शब्द हैं जैसे कि भैंसिया दाद या फिर विसर्पिका या फिर पपरी, उद्भेद, इन सब तरह के शब्दों का डेफिनेशन आपको पूरे ही चैप्टर में डिस्प्ले पर दिखते रहेगा। जो भी थोड़े से मुश्किल शब्द हैं तो आप डिस्प्ले पर देखकर उसका मतलब आसानी से समझ सकते हैं। मानसिक परिश्रम से इसकी सब बीमारियां बढ़ जाती हैं। वह उत्तेजनशील रहता है। उसकी खांसी, सिर दर्द तथा अन्य दर्द मानसिक परिश्रम से बदतर हो जाती है, माने मेंटल एक्सर्शन बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता, मेंटल वर्क। सिर से लेकर कान तक दर्द धक्का देता है। प्रदाहिक स्थानों में खोंचा मारने, सुई गरने और फाड़ने की तरह दर्द। पहले कोई उद्भेद वाली बीमारी होने के कारण पुरानी कान से स्राव, मानसिक परिश्रम के बाद उसे ऐसा मालूम होता है मानो पक्षाघात हो गया, यानी कि पैरालिटिक टाइप का उसे फील होता है। कैलकेरिया और बोरेक्स की तरह मानसिक उत्तेजना से उसकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। यदि उसे बाध्य होकर उपवास करना पड़ता है तो उसे सिरदर्द हो जाता है और लाइकोपोडियम की तरह खा लेने पर यह सिरदर्द आराम हो जाता है। ठंडक के साथ सम्मुख कपाल का सिरदर्द, ठंडक के साथ सम्मुख कपाल का सिरदर्द, सामने की तरफ का। गर्म कमरे में पसीना आने लगता है, वह ठंडा हो जाता है। जितना ही ज्यादा पसीना होता है उतना ही वह ठंडा होता जाता है। ठंडे पसीने के साथ ललाट में दर्द और पसीना, जितना ही वह ठंडा होता जाता है दर्द भी उतना ही बढ़ता जाता है। सवमन सिरदर्द, और सिरदर्द के साथ बहुत ज्यादा सुस्ती, यानी कि एक तो
हेडेक जो रहेगा वो वॉमिटिंग के साथ हेडेक, और हेडेक के साथ बहुत ज़्यादा सुस्ती, डिजीनेस रहता है, और साथ में ललाट से भीतरी ठंडक की अनुभूति, मतलब कि ललाट आपका फ्रंट हेड जो बतलाते हैं, तो फ्रंटल हेड के अंदर में ठंडक जैसा फील होना, अक्सर गर्म कमरे में। सिर दर्द के साथ नाक की जड़ में दबाव का दर्द, कर्णमूल ग्रंथि इतनी ज़्यादा फूली रहती है कि यह सिर को एक और धक्का देकर हटा देती है। संग्रहणी के साथ तलपेट की ग्रंथियां फूल जाती हैं। यह सूजन गुटिका दोष यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, तो यह स्वेलिंग जो है ये ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण भी हो सकता है। उद्भेद के साथ या बिना उद्भेद के ही बढ़ी हुई ग्रंथियां, समूचे शरीर में रेंगने का भाव, सुरसुरी, झुनझुनी और चींटी रेंगने की तरह अनुभव होता है, पर कोई उद्भेद नहीं रहता। वह तब तक बदन खरोंचता रहता है जब तक खून नहीं निकल जाता, और अपने शरीर को खाज और चुनचुनी दूर करने की चेष्टा किया करता है। चेहरे पर उद्भेद और अकौता, कान के पास उद्भेद, उसके बाद नाक में ठंडक या जलन अनुभव होना। इसका प्रभेद करना कठिन है। नई सर्दी में नाक मोटे पीले श्लेष्मा से भर जाती है, और जब यह निकाल दिया जाता है तो नासागह्वर खाली हो जाता है तथा उपदाह उत्पन्न हो जाता है। इसको कोई खाल उधेरना कहेगा, दूसरा ठंडक कहेगा, और कोई जलन बताएगा। मतलब अलग अलग तरह का लोगों को फील हो सकता है। फिर जब नाक श्लेष्मा से भर जाती है तो आराम मिलता है। आर्सेनिक में नाक का श्लेष्मा इतना कटु हो जाता है कि उसमें जलन होती है, पर एंटीम क्रूड और स्क्यूलस तथा इस दवा में जब नाक खाली रहता है तो जलन और खाल उधर जाने की तरह मालूम होता है। मतलब कि एंटीम क्रूड में भी, स्क्यूलस में भी, और आपके सिस्टस कैनाडेंसिस में भी सेम लक्षण है कि नाक खाली हो जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नाक अगर भर जाता है तो थोड़ा सा आराम जैसा फील होने लगता है। खाल उधरने के भाव की अनुभूति, श्वास लेने के समय की हवा से ठंडक या जलन उत्पन्न होना, मतलब सांस जो लेते हैं उस हवा के वजह से नाक के अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन्स में आपके ठंडक भी महसूस हो सकती है और जलन भी, और दोनों ही डिस्कम्फर्ट वाली होती है। मतलब कि ठंडक का मतलब ये ना समझे कि आराम, ठंडक भी जो तकलीफ पहुंचाए या जलन भी जो तकलीफ पहुंचाए। नाक की सर्दी की बीमारी फैल रही थी और यह सबसे जबरदस्त लक्षण था। श्वास के साथ खींची हुई हवा से दर्द तथा बहुत जलन, मतलब जो भी सांस हम खींच रहे हैं उसमें तकलीफ होने लगना, और ये बहुत आम बीमारी है। और खास करके सूखे वाले मौसम में आपको इस तरह की दिक्कतें, जैसे नए नए अभी अगर ठंड का मौसम आना शुरू होगा या जब ठंड का मौसम जाना शुरू करता है, तो इन दोनों समय में खास रूप से आपको ये लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और उस वक्त आप सिस्टस कैनाडेंसिस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं, पर नई सर्दी में इस दवा का मूल्य नहीं प्रकट होता। यह पुरानी बीमारियों में दिखाई देता है, जब स्राव गाढ़ा रहता है और सांस लेने के समय हवा से ठंडक का भाव और नाक में जलन मालूम होती है। उसके बाद तेज खोंचा मारने की तरह दर्द, असहाय खुजली और मोटी पपड़ी, साथ ही दाहिनी गंडस्थि के दोनों प्रवर्धनों यानी कि जाइगोमास में जलन रहती है। इस दवा ने चेहरे का वृक्क रोग यानी कि ल्यूपस डिजीज जो कहते हैं आरोग्य किया है। निम्न हनु का अस्थिक्षत यानी कि कैरीज लगना, निचले होंठ का खुला रक्तस्रावी कर्कट का घाव यानी कैंसर, चेहरे की सभी संधियों में दर्द। इसने घुट्ठी और जांघ के सामने वाले अंग का गहरा क्षयकर जख्म, जिसके साथ बहुत ज्यादा कटु मवाद निकलता था, सुरसुरी और गांठें फूली थी, नहाने से रोग वृद्धि होती थी, खुली हवा बहुत ज्यादा स्पर्श असहिष्णु हो रही थी, और सिर्फ बहुत गर्म कमरे में आराम मिलता था, ऐसे कंडीशन को आरोग्य किया है। अब दांतों का सिम्टम बता रहे हैं। दांतों में सब तरह की गड़बड़ियां रहती हैं, मसूड़े अलग हो जाते हैं, मतलब दांत से मसूड़ा छोड़ने लगना, जड़ उसका, दांत ढीले पड़ जाते हैं और शीताद पूर्ण मसूड़े। नाक में भी ठंडक का भाव बताया जाता है जो मुंह में रहता है, खोंचा मारने की तरह दर्द और ठंडक, मुंह और कंठ श्लेष्मा से भरा रहता है। कंठ रूखा मालूम होता है, मानो बालू से भरा है, कंठ में सूखा स्थान। पुरानी शीर्णता वाली सर्दी में कंठ चमकीला मालूम होता है, वार्निश किए रहने की तरह चमकता है, जैसे कि पॉलिश किया हुआ उस तरीका से चमकता है। प्रत्येक बार की सर्दी कंठ में बैठ जाती है, सभी जगह गर्म हवा अच्छी मालूम होती है। पुराने रोगियों को कंठमाला की ग्रंथियों के साथ बीमारी रहती है, यानी कि स्क्रोफुलस टाइप का जो प्रॉब्लम्स रहता है उसके साथ बीमारी और सारी रहती हैं, ग्रंथियां बढ़ी रहती हैं और रोगी ताप की इच्छा करता है। सिस्टस कैनाडेंसिस के पेशेंट को हीट पसंद है, हीट से उसे आराम मिलता है।
आगे के चूल्हे के पास चला जाता है और तेज कर देता है ताकि उसे और हीट मिले। नाक, कंठ और फेफड़े में गर्मी लेना चाहता है, माने हर जगह चाहता है कि थोड़ा सा हीट उस तक पहुंचे। जिन रोगियों को यक्ष्मा होने वाला होता है उन्हें भी इसी तरह ताप की इच्छा रहती है। सर्दीले मनुष्य छूने पर वे ठंडे मालूम नहीं होते, मतलब कि भले उनको सर्दी लगी है लेकिन छूने पर वो ठंडा नहीं मालूम होंगे, पर वे भीतर सर्द सर्दीले हैं, अंदर से उनको सर्दी ही है, उनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं महसूस हो रहा। गोंद की तरह श्लेष्मा खखार खखार कर निकालते हैं, खासकर सवेरे, मतलब एकदम स्टिकी चिपचिपा गोंद की तरह। गले का भीतरी भाग प्रदाहित और सूखा रहता है। कंठ की ग्रंथि में पीव पैदा हो जाती है। ये रोगी तीव्र पदार्थों की इच्छा करते हैं, खासकर ऐसी चीजें चाहते हैं जो उन्हें गर्मा दें, उन्हें कुछ ताकत दें, कुछ बल बढ़ा दें, जैसे समुद्री मछली, पनीर, कुछ तीव्र पदार्थ, मतलब कुछ इस तरह का चीज जिससे उनके अंदर थोड़ा सा गर्मी आए। स्तन ग्रंथि का पुराना करापन और प्रदाह, बायां स्तन प्रदाहित, पीव, इसके साथ ही वक्ष में भारीपन का भाव, ठंडी हवा का तेज मालूम होना, साथ ही ग्रंथियां प्रदाहित, इसमें हमें ग्रंथियों के बढ़ने की प्रवणता दिखाई देती है और इसी से हम सब ओर की गांठों का आक्रांत होना और उनका बढ़ना सोच ले सकते हैं। गले की गांठें थोड़ी सी बढ़ी रहती हैं, गांठदार रस्सी की तरह, जैसे हॉजकिंस डिजीज जान रहे हैं, रक्तहीनता के साथ लसिका ग्रंथियों के फूलने की तरह बीमारी। कुछ ही सीमित दवाओं में यह गांठ पड़ने का लक्षण है। उसके बाद चर्म तथा श्लैष्मिक झिल्लियों में खुजली, इचिंग बताते हैं। चर्म तथा श्लैष्मिक झिल्लियों में खुजली, खुजलाने पर कान की खुजली आराम नहीं होती, मतलब कि खुजलाए भी फिर भी कान की खुजली में आराम नहीं पहुंचता, तथा बारंबार रगड़ने और खुजलाने के कारण वह अंग खाल उधरने की तरह हो जाता है। आंखें भी बराबर खुजलाती हैं, कंठ में भी बराबर खुजली बनी रहती है, वक्ष में बराबर सुरसुरी रहती है, वक्ष यानी कि चेस्ट रीजन में, जिससे खांसी आती है। मलद्वार तथा अन्य सभी द्वारों में खुजली रहती है और खुजलाने वाले अंग तब तक रगड़े जाते हैं जब तक उनकी खाल नहीं उधर जाती और खून नहीं बहने लगता। उसके बाद कंठमाला, गर्दन की ग्रंथियों की सूजन और उसमें पीव होना, कमर के दाद की तरह पीठ पर उद्भेद हो जाते हैं, पीठ पर गंडमाला के जख्म, गुदास्थी में जलन और कुचल जाने की तरह दर्द, छूने पर वह बदतर हो जाता है। वह कार्बोएनेमेलिस की तरह है जिसमें दबाने पर गुदास्थी में दर्द होता है, खासकर स्नायविक स्त्रियों को जरा भी चोट आ जाने पर ऐसा ही होता है। हाथों पर विसर्पिका यानी कि टेटर, TETTER, टेटर रोग, खुजलाने पर छालों से रक्तस्राव, नाखून की बीमारियां, काम करने वाले आदमियों के हाथों पर करे मोटे मोटे स्थान, साथ ही गहरी दरारें। उसके बाद कहते हैं ज्वर के लक्षण काफी तौर से प्रकट नहीं हुए, मतलब इसके फीवर के सिम्टम्स बहुत ज्यादा अभी एक्सपेरिमेंट में नहीं आए हैं, डॉक्टर केंट का ये कहना था। पुराने रोगियों को क्लांति के साथ बहुत ज्यादा पसीना होता है, रात में पसीना ज्यादा होना। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में और सिस्टर्स कैनाडेंसिस के बारे में बतलाई हैं। आशा करते हैं कि जानकारी मैं आपको अच्छे से दे पाया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। और किसी भी टॉपिक पर अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली कुछ बात करना चाहें तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके और फिक्स टाइम लेकर के मुझसे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।